हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल मैग्नेट बेस आईआईटी जेईई और नीट यानी जीत के चैनल पर। और मैं अभिषेक अग्रवाल आपका केमिस्ट्री फैकल्टी लेकर आया हूं एक और धुआंधार, एक और धांसू सेशन आईआईटी जेईई का, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का पार्ट 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। यानी कि पिछले कुछ सालों में जो आईआईटी के कुछ क्वेश्चंस आए हैं इस चैप्टर से, उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उन क्वेश्चन के पीछे का कंसेप्ट डिस्कस करेंगे और ये होगा पार्ट 2। ऑलरेडी पार्ट 1 हम 10 क्वेश्चन निपटा चुके और 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे पार्ट 2 में। और गाड़ी यहां नहीं रुकेगी क्योंकि संकल्प लेकर बैठे हैं कि आपका सिलेक्शन आईआईटी में कराएंगे, मैग्नेट ब्रेन से ही कराएंगे। तो आपको रगाड़ा लगाना पड़ेगा, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस इतनी रगड़ के करनी पड़ेगी कि कोई भी क्वेश्चन आईआईटी जेईई में आए तो तुम्हें लगे कि यार ये क्वेश्चन तो हम मैग्नेट ब्रेन्स की शीट में सॉल्व कर चुके हैं, ये क्वेश्चन तो हमसे आ चुका है, हमसे बन चुका है। तो इतनी प्रैक्टिस हमें करनी होगी, इसलिए पार्ट 2 के बाद पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 भी आएगा। तो स्टार्ट करते प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। लेकिन आपको बाकी पता है डीपीपी में भी हम लोगों ने बहुत प्रैक्टिस करी थी। हर टॉपिक के बाद हमने एक टॉपिक वाइज डीपीपी आपको दी थी, जिसमें हमने टॉपिक्स के हिसाब से हर बार 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आपको दिए थे, ताकि आपको क्विक कंसेप्ट्स के बाद, कंसेप्ट्स पढ़ने के बाद आपको क्विकली टॉपिक पर सवाल लगाने मिल जाए, ताकि आपको हर एक टॉपिक कॉन्क्रीट हो जाए, पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड हो जाए। उसके बाद सेकंड चीज जो हमने करी, उसके अलावा हमने एमसीक्यूज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लाए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज आपकी चल रही है, इसके बाद आपकी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होगी, उसके बाद आपका ऑनलाइन लाइव सेशन होगा जो कि बिल्कुल डाउट क्लियरिंग सेशन होगा आपका। उसके अलावा आपके मोटिवेशनल सेशंस, नोटिफिकेशन सेशंस, ये सारी चीज आपको मिलेंगी। वन शॉट वीडियो, ये कंप्लीट पैकेज मिलेगा, ना सिर्फ आईआईटी का बल्कि नीट का भी। आईआईटी जेईई का तो आपकी तैयारी चली रही है, इसी चैनल पर आपको नीट के लिए भी सारी चीजें मिलेंगी, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये पूरा आईआईटी जेईई का कोर्स मॉड्यूल है। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना पहला क्वेश्चन पार्ट 2 का, यानी कि इन ऑल 11वां क्वेश्चन, क्योंकि 10 क्वेश्चन हम ऑलरेडी पार्ट 1 में देख चुके हैं। और ये क्वेश्चन जो है वो जेईई मेन ऑनलाइन का 2014 का सवाल है। तो 2014 का ये क्वेश्चन है। लेट्स बिगिन विद द 2014 क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन 3.6 मोल्स ऑफ वाटर इज। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन 3.6 मोल्स ऑफ वाटर इज। तो सबसे पहले मास ऑफ वाटर निकाल लेते हैं। मास ऑफ H2O कैसे निकलेगा? मोल्स का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसके साथ? मोलार मास के साथ। वाटर का जो मोलार मास है उसके साथ। और हमें पता है वाटर का मोलार मास 18 होता है। तो मास ऑफ H2O विल कम आउट टू बी, मोल्स कितने दे दिए? 3.6 इंटू मोलर मास इज 18, तो 3.6 इंटू 18। तो इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। सो 3.6 इंटू 18 विल बी इक्वल टू 64.8। तो 64.8 ग्राम वाटर हमारे पास है। दिस इज मास ऑफ वाटर। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन पता करना है। अब हमें पता है कि 18 ग्राम पानी होता है, 18 ग्राम H2 होता है, तो उसमें 16 ग्राम वाटर होता है। तो उसमें 16 ग्राम वाटर होता है, सॉरी 16 ग्राम ऑक्सीजन होता है। मतलब अगर 18 ग्राम हमारे पास पानी है तो उसमें जो 16 ग्राम है वो ऑक्सीजन का मास होता है, 16 ग्राम ऑक्सीजन का मास होता है। अब हमारे पास जितने मोल्स दिए उस हिसाब से पानी कितना है? 64.8 ग्राम। तो 64.8 ग्राम में 64.8 ग्राम में कितना ऑक्सीजन होगा? तो पहले हम 1 ग्राम वाटर का पता कर लेते हैं। 1 ग्राम वाटर में कितना होगा? 16/18 ग्राम ऑक्सीजन। और फिर हम पता कर लेते हैं 64.8 ग्राम में। तो 64.8 ग्राम में कितना होगा? 16/18 इंटू 64.8। तो ये जितना भी ग्राम आएगा, ग्राम उतना ऑक्सीजन का मास होगा। सो दिस विल बी द मास ऑफ ऑक्सीजन। तो अपन कर लेते हैं 64.8 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 18। सो दैट कम्स आउट टू बी 57.6 ग्राम। तो 57.6 ग्राम ऑक्सीजन आपको यहां पर मिलेगा। सो दिस विल बी द मास ऑफ ऑक्सीजन, जो होगा 57.6 ग्राम। तो 57.6 ग्राम। एंड एज पर दी ऑप्शन, ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि बी में ही हमारा 57.6 ग्राम है। 57.6 ग्राम है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो यहां पर ये क्वेश्चन इसी तरीके से होगा कि सिंपल सी बात है कि हमें पहले मास ऑफ वाटर निकालना होगा। मोल्स दिए हुए तो हमें मास ऑफ वाटर, टोटल वाटर का मास आ जाएगा। फिर हमें यह पता है कि 1 मोल वाटर यानी कि 18 ग्राम वाटर में 16 ग्राम ऑक्सीजन होता है। तो फिर हमारे पास उतने मोल्स के मास में, जितने मोल्स हमें दिए उसके मास में कितना ग्राम ऑक्सीजन होगा। तो वहां यूनिटरी मेथड लगाएंगे। पहले हम उतने ग्राम में
18 ग्राम में 16 ग्राम होता है, फिर 1 ग्राम का निकाल लेंगे, 1 ग्राम में फिर हम 64.8 ग्राम का निकाल लेंगे, तो विल गेट दिस इज आंसर 57.6 ग्राम। एंड एज पर द ऑप्शन बी, ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि वहीं पर 57.6 ग्राम ऑक्सीजन आया है। क्लियर हो गया? पहला क्वेश्चन वी आर डन विथ। 2014 का सवाल है जेई मेन ऑनलाइन एग्जाम में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्क्रीनशॉट जब तक आप इस क्वेश्चन का ले लें। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। 12th क्वेश्चन जो हमारा यहां पर कहता है, इस पार्ट का सेकंड क्वेश्चन, ओवरऑल 12th क्वेश्चन, जेई मेन 2014 का ही सवाल है ये भी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनेंगे। A gaseous compound of nitrogen and hydrogen contains 12.5% by mass of hydrogen। अच्छा, एक कंपाउंड है, हमें बताया नहीं गया है कौन सा कंपाउंड है, बस उसमें बोल दिया कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, तो NX होगा, HY मोल्स होंगे, ये वो कंपाउंड है। और इसमें बोल दिया गया है कि इट कंटेन्स 12.5% बाय मास ऑफ हाइड्रोजन, तो इट हैज 12.5% बाय मास ऑफ हाइड्रोजन, तो इट कंटेन्स 12.5% बाय मास ऑफ हाइड्रोजन। द डेंसिटी ऑफ द कंपाउंड रिलेटिव टू हाइड्रोजन इज 16। डेंसिटी इस कंपाउंड की कितनी है, यह भी दे रखा है। तो डेंसिटी ऑफ कंपाउंड रिलेटेड टू, रिलेटिव डेंसिटी जिसको कहते हैं, हाइड्रोजन से रिलेटेड है ना, तो इसको हम रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं। तो रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू, कितनी है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन इज, ऑफ दिस कंपाउंड इज 16, तो रिलेटिव डेंसिटी 16। एंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमको निकालना है कि इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, तो रिलेटिव डेंसिटी इज 16 और हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है कि इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। तो डेंसिटी ऑफ द कंपाउंड रिलेटिव टू हाइड्रोजन 16 है और हमें 12.5% बाय मास ऑफ हाइड्रोजन दिया हुआ है। अब एक काम करते हैं, हम इस सैंपल का मास मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि सैंपल का जो मास है वो हमारे पास है 100 ग्राम। सो लेट द मास ऑफ कंपाउंड बी 100 ग्राम। सो लेट द मास ऑफ कंपाउंड बी कितना ग्राम, 100 ग्राम। तो उसमें मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है, उसमें मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है, 12.5%, मतलब 12.5 ग्राम। तो अपन यही मोल्स निकाल लेते हैं, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, मतलब रिलेटिव डेंसिटी का तो यूज ही नहीं करना पड़ेगा, बिना उसके भी हो जाएगा। तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 12.5 अपॉन मोलार मास 1, तो 12.5, ये हाइड्रोजन हो गया। इन द सेम वे मास ऑफ नाइट्रोजन कितना होगा, अगर सैंपल 100 ग्राम है तो 100 में से 12.5 माइनस कर देते तो कितना आ जाएगा, 87.5 ग्राम। 87.5 ग्राम समझ में आया। यहां पर अपन ने पहले हाइड्रोजन का मास निकाल लिया 12.5% के हिसाब से, अगर 100 ग्राम सैंपल है तो 12.5 ग्राम जो होगा हाइड्रोजन का मास होगा, और जो नाइट्रोजन का मास है वो बचा हुआ मास होगा, क्योंकि दो ही चीजें हैं। तो नाइट्रोजन का मास कितना हो गया, यहां पर मास ऑफ नाइट्रोजन इज 87.5 ग्राम। यहां से अपन निकाल लेते हैं मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, तो ये अपन निकाल लेते हैं क्या, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गिवन मास अपॉन नाइट्रोजन का मोलर मास जो 14 होता है, तो 87.5 डिवाइडेड बाय 14 और कर लेते हैं अपन, 87.5 डिवाइडेड बाय 14, सो दैट कम्स आउट टू बी 6.25। 6.25। तो अब सिंपल होल नंबर रेशियो निकाल लेते हैं अपन, क्योंकि मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आ गए और मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आ गए, क्योंकि सिंपल होल नंबर रेशियो से ही फॉर्मूला मिलेगा अपने को। तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज 12.5 एंड मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इज 6.25। अब क्या करें, सबसे छोटे मोल से दोनों को डिवाइड कर मारते हैं, तो इसको भी 6.25 से डिवाइड करते हैं, इसको भी 6.25 से डिवाइड करते हैं। इसके मोल आ गए 1, इसके मोल आ गए 2, तो मतलब वी हैव हाइड्रोजन इक्वल टू 2 मोल्स, ठीक है, और नाइट्रोजन इक्वल टू 1 मोल।
तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो गया, क्योंकि यहां से आपको हमेशा इंपेरिकल फॉर्मूला मिलेगा, तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो गया, NH2, ये इंपेरिकल फॉर्मूला हो गया। लेकिन हमें कंपाउंड का इंपेरिकल फॉर्मूला नहीं निकालना, एज दे हैव सेड कि व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमको निकालना है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, अपन रिलेटिव डेंसिटी का यूज करेंगे। मतलब इंपेरिकल फॉर्मूला निकालने में रिलेटिव डेंसिटी का यूज नहीं आया, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए डेंसिटी का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास हम निकालेंगे। तो देखो रिलेटिव डेंसिटी उनने क्वेश्चन में दी है 16, ठीक है, विथ मतलब रिलेटिव डेंसिटी ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। तो मतलब बेसिकली वो रिलेटिव डेंसिटी कौन सी हो गई, वेपर डेंसिटी। तो हमें मालूम है मॉलिक्यूलर मास विल बी इक्वल टू विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन है ना, तो इट विल बी ट्रीटेड एज वेपर डेंसिटी। तो 2 इंटू वीडी कर दोगे तो उससे मॉलिक्यूलर मास आएगा। तो मॉलिक्यूलर मास इस कंपाउंड का कितना आ गया, मॉलिक्यूलर मास इस कंपाउंड का कितना आ गया, 2 इंटू वेपर डेंसिटी कितनी है 16, सो दैट कम्स आउट टू बी 32। तो मॉलिक्यूलर मास विल बी 32 यूनिफाइड मास और 32 यूनिट्स। तो ये मॉलिक्यूलर मास आ गया। अब अपन क्या करें, मॉलिक्यूलर मास अपने सामने, इंपेरिकल फॉर्मूला अपने सामने। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और को कैसे निकालेंगे इंपेरिकल फॉर्मूले से, तो वी नो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी इक्वल टू इंपेरिकल फॉर्मूला इनटू n, जहां n क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास इनटू इंपेरिकल मास। तो दिस विल बिकम मॉलिक्यूलर मास अपॉन इंपेरिकल मास। तो दिस विल बिकम मॉलिक्यूलर मास अपॉन इंपेरिकल मास। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपन निकाल लेंगे। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी, इंपेरिकल फॉर्मूला कितना है, NH2 इनटू मॉलिक्यूलर मास कितना है 32 अपॉन इंपेरिकल मास, यहां से इंपेरिकल मास निकाल लेते हैं। सो इंपेरिकल मास विल कम आउट टू बी, n का कितना 14 और हाइड्रोजन का 2, तो इट कम्स आउट टू बी 16, तो इट विल बी 16। तो यहां से कितना आ जाएगा, ये 1 और ये 2, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी ट्वाइस ऑफ NH2। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ NH2, और 2 टाइम्स ऑफ NH2 मींस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 2 times of NH2 means molecular formula will be equal to N2H4 will be equal to N2H4, और ये हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का आंसर आएगा, जो फाइनली हमारा आंसर होगा N2H4। अभी ऑप्शन में चेक कर लेते हैं, बट दिस इज व्हाट यू आर हैविंग एज N2H4। ये हमारा करेक्ट आंसर है, जो N2H4 हमें मिल रहा है। सो वी हैव दिस एज करेक्ट आंसर। कौन सा, यहां पर देख लेते करेक्ट आंसर। सो वी हैव दिस एज N2H4, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, तो इसका आंसर हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, दैट इज N2H4। N2H4, तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, दैट इज N2H4। तो यहां पर N2H4 ही हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ रहा है। इंपेरिकल फॉर्मूला NH2 आ रहा है, जिसमें हमको n का मल्टीप्लाई मतलब एक इंटीजर का मल्टीप्लाई, जो कैसे निकलता है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन इंपेरिकल मास करके। मॉलिक्यूलर मास 32 था, इंपेरिकल मास हमने निकाल लिया 16 था, तो n की वैल्यू 2 आ गई। NH2 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 नाइट्रोजन के एटम और 4 हाइड्रोजन के एटम वाला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, जो कि होगा N2H4। क्लियर हो गया। तो 12th क्वेश्चन जेईई मेन ऑनलाइन 2014 का ये क्वेश्चन था। कंसेप्चुअल अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन इजी क्वेश्चन था। तो स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। इस वाले पार्ट का भी स्क्रीनशॉट ले ले, मैं इस वाले पार्ट का भी स्क्रीनशॉट ले ले। ओके डन। तो आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 13th क्वेश्चन इन ऑल, और इस पार्ट का तीसरा क्वेश्चन जेईई मेन ऑनलाइन 2015 का सवाल है, 2015 का क्वेश्चन है ये। A sample of hydrate of barium chloride weighing 61 gram was heated until all the water of hydration is removed। अच्छा, एक हाइड्रेट बेरियम क्लोराइड था जिसका वेट 61 ग्राम था, और उसको हीट किया गया। कब तक हीट किया गया, जब तक सारा पानी उड़ना गया, वाटर ऑफ हाइड्रेशन H2O उड़ना गया हो। द ड्राइड सैंपल वेट 52 ग्राम। अब जो सूखा सैंपल है वो 52 ग्राम वेट करता है,
द फॉर्मूला ऑफ द हाइड्रेटेड सॉल्ट इज, आपको हाइड्रेटेड सॉल्ट बताना है बेरियम क्लोराइड, तो आपको बेरियम का एटॉमिक मास दे दिया और क्लोरीन का एटॉमिक मास दे दिया, दोनों चीजें वैसे पता होनी चाहिए, बट ईदर केस में 137 इज द मास ऑफ बेरियम एंड 35.5 AMU इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। अब हमें सैंपल ऑफ हाइड्रेट ऑफ बेरियम क्लोराइड दिया जिसका इनिशियल वेट 61 ग्राम दिया, तो एक काम करते हैं उसका फॉर्मूला मान लेते हैं, लेट द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रेटेड बेरियम क्लोराइड इज BaCl2 डॉट XH2O डॉट XH2O। तो इसको हाइड्रेटेड फॉर्म में क्या मान लिया, BaCl2 डॉट XH2O, हमने इसका फॉर्मूला मान लिया कि भैया ये इसका फॉर्मूला होता है BaCl2 डॉट XH2O, तो अपन ने XH2O मान लिया इसका, दैट दिस विल बी इट्स फॉर्मूला। अब इसका वेट दिया है 61 ग्राम, तो हमें BaCl2 का वेट दिया हुआ है एक्चुअली 61, सॉरी BaCl2 डॉट XH2O का वेट दिया हुआ है 61 ग्राम। Until the water of hydration is removed, the dried weight sample is 52 ग्राम। ड्राइड मतलब BaCl2 का वेट दिया हुआ है 52 ग्राम, BaCl2 का वेट दिया हुआ है कितना, 52 ग्राम, तो ड्राइड सैंपल 52 ग्राम है। वी हैव टू फाइंड आउट द फॉर्मूला ऑफ द हाइड्रेटेड सॉल्ट, हमें मतलब अल्टीमेटली ये x की वैल्यू पता करनी है, ठीक है। अब देखो एक चीज कंफर्म है कि BaCl2 का डॉट XH2O का वेट कितना होगा, अगर हम टोटल वेट निकालें, सो जो मॉलिक्यूलर मास होना चाहिए, जो मॉलिक्यूलर वेट होना चाहिए, मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रेटेड BaCl2 ऑफ हाइड्रेटेड BaCl2 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, बेरियम का कितना होता है 137, क्लोरीन का 35.5, तो 35.5 दो बार 71, तो 137 प्लस 71 प्लस वाटर का होता है 18, वाटर का होता है 18, बट हमें नहीं पता कितने हैं तो हमने x मान लिए, तो इट विल बी 18x, तो 137 इज 138 और 138 के बाद 70 और 208 प्लस 18x, ये बेरियम क्लोराइड का क्या है, ये बेरियम क्लोराइड हाइड्रेटेड का मॉलिक्यूलर मास है। दिस इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेरियम क्लोराइड हाइड्रेटेड। व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ BaCl2, मॉलिक्यूलर मास ऑफ BaCl2, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ BaCl2 कितना है, मॉलिक्यूलर मास BaCl2 का बेरियम क्लोराइड का कितना है मॉलिक्यूलर मास, BaCl2 का मॉलिक्यूलर मास है, बेरियम का कितना हो गया 137 और 71 सीधा 137 प्लस 71 सिर्फ, तो 208, तो 208, ये 208 इसका मॉलिक्यूलर मास आ रहा है। अब 208 जो मॉलिक्यूलर मास है वो बेरियम क्लोराइड का है, और BaCl2 का जो मास है वो 208 प्लस 18x उसका मॉलिक्यूलर मास है। अब अगर ये मास हमें दे दिया 61 और ये मास हमें दे दिया 52, तो अल्टीमेटली हमें यहां से x की वैल्यू पता लग सकती है अगर हम मासेस का आपस में रेशो ले लें। जैसे अगर हम मॉलिक्यूलर मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ BaCl2 करें, यानी आप इसका मॉलिक्यूलर मास हाइड्रेटेड BaCl2 अपॉन सिंपल BaCl2 का मॉलिक्यूलर मास रेशो ले लो, विच शुड बी इक्वल टू देयर गिवन मासेस का रेशो, मतलब गिवन मासेस हाइड्रेटेड का दिया हुआ है 61 ग्राम क्वेश्चन में और एनहाइड्रस का दिया हुआ है 52 ग्राम, तो इनको आप इक्वल कर सकते हो, तो उससे आपको x की वैल्यू मिलेगी, और x मतलब आपके पास वाटर के नंबर आ जाएंगे कि वाटर के नंबर कितने, और फिर वाटर का नंबर निकल गया तो करेक्ट फॉर्मूला निकल गया। तो अपन क्या करेंगे यहां से देखेंगे, सो दिस विल बी मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रेटेड BaCl2, मॉलिक्यूलर मास ऑफ, थोड़ा सा यहां लिखते हैं, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रेटेड BaCl2
अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनहाइड्रस BaCl2 will be equal to mass of given mass जो भी दे रखा है will be equal to given mass of hydrated BaCl2 और hydrated मतलब BaCl2 डॉट XH2O अपॉन given mass of BaCl2। तो इसमें एक x है, एक अननोन है, तो उस x की वैल्यू अपने को मिल जाएगी। तो रख देते हैं यहां पर हाइड्रेटेड BaCl2 का कितना है, हाइड्रेटेड BaCl2 मतलब डॉट XH2 का मॉलिक्यूलर मास कितना आया था हमारे पास 208 प्लस 18x, तो 208 प्लस 18x और एनहाइड्रस का कितना था 208, 208 प्लस 18x अपॉन 208। गिवन मास कितना दिया था, गिवन मास इसमें कितना दिया था हाइड्रेटेड का 61 और सूखने के बाद द ड्राइड वेट इज 52 ग्राम, तो पहले 61 और 52, बहुत बढ़िया। सो दिस इंप्लाइज 208 प्लस 18x, इसको वहां ले जाए तो इट विल बिकम 61 इंटू 208 अपॉन 52, कैंसिल कर देंगे तो ये एक बार, ये 4 बार, 61 इंटू 4 इज 244। सो दिस इंप्लाइज 18x इक्वल टू 244 माइनस 208। सो दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 18x इक्वल टू 244 माइनस 18 इज 36, तो x विल बी इक्वल टू 36 अपॉन 18। सो दिस इंप्लाइज x की वैल्यू आ गई 2, तो x की वैल्यू 2 आ गई एंड देयरफॉर द फॉर्मूला विल बी, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला ऑफ हाइड्रेटेड बेरियम क्लोराइड। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ हाइड्रेटेड बेरियम क्लोराइड विल बी इक्वल टू हाइड्रेटेड बेरियम क्लोराइड कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 2 आ गई तो BaCl2 डॉट 2H2O, दिस विल बी द फॉर्मूला BaCl2 डॉट 2H2O। तो x की वैल्यू 2 आ गई तो इट विल बिकम BaCl2 डॉट 2H2O। तो एज पर दी ऑप्शन ए हमारा सही आंसर आना चाहिए, बिल्कुल आएगा भी, क्योंकि यहां पर फॉर्मूला हमारा x की वैल्यू 2 दे रहा है, यानी कि BaCl2 डॉट 2H2O हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन रहा है। तो यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा था हाइड्रेटेड सॉल्ट का। सो हाइड्रेटेड सॉल्ट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज BaCl2 डॉट 2H2O। और इसमें सिंपल हमने x की वैल्यू का कैलकुलेशन कर लिया सिंपल तरीके से कि मोलार जो मासेस थे उनके रेशियो आपस में सेम ले लिए, तो रेशियो सेम ले सकते हो और मतलब ऐसा कह सकते हो कि मोल्स विल रिमेन द सेम। तो मोल्स आपने निकाली गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास करके, फिर मॉलिक्यूलर मास वाली टर्म एक तरफ, गिवन मास वाली टर्म एक तरफ, फिर आपका वहां से x की वैल्यू आ जाएगी जो कि 2 आएगी। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें पूरे का, 2015 का क्वेश्चन था, थर्ड क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बात करते हैं। ओके, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें यहां से। ओके, तो यहां से हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड यानी कि ओवरऑल 13 और इस पार्ट का थर्ड क्वेश्चन हमने निपटा लिया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 14th क्वेश्चन की तरफ। 14th क्वेश्चन किसका है, जेईई मेन 2015 का ही सवाल है। 14th क्वेश्चन जेईई मेन 2015 का ही सवाल है। क्वेश्चन पढ़ते पहले क्या कहता है, एक रिएक्शन दी हुई आपको a plus 2b plus 3c gives AB2C3, ठीक है। रिएक्शन ऑफ 6 ग्राम ऑफ A, 6.0 into 10 की पावर 23 atoms of B and 0.036 moles of C yields 4.8 ग्राम of this compound AB2C3, टोटल 4.8 ग्राम बनता है, ठीक है। If the atomic mass of A and C are 60 and 80 mu respectively, the atomic mass of B is, आपको atomic mass of B पता करना है। एवोगैड्रो नंबर दे रखा है आपका 6 into 10 की पावर 23, आप मान सकते हो राउंड ऑफ करके, होता वैसे 6.023 है बट उन्होंने कहा भी 6 ले सकते हो, इंटू 10 की पावर 23 मान सकते हो।
तो देखो रिएक्शन अगर हम सबसे पहले गौर करें, a प्लस 2b प्लस 3c, ठीक है, गिव्स a b2 c3, गिव्स ab2 c3, बढ़िया बात है, गिव्स ab2 c3, तो a प्लस 2b प्लस 3c गिव्स ab2 c3, ठीक है। अब ध्यान से सुनेंगे, आपका ab2 c3 बन गया। अब एक चीज कंफर्म है कि इसमें 1 मोल A का लगेगा, तो फिर उसके साथ 2 मोल B के लगेंगे, तो फिर उसके साथ 3 मोल C के लगेंगे। अब देख लेते हैं ये सब उस स्टीशियोमेट्री में है भी कि नहीं, मतलब इक्वेशन के हिसाब से तो इतनी स्टीशियोमेट्री होगी, 1 मोल इसका, 2 मोल इसके, 3 मोल इसके, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि वाकई में स्टीशियोमेट्री है कि नहीं है। A का 6 ग्राम दिया हुआ है, A का में 6 ग्राम दिया हुआ है, हमें पता नहीं है तो वी कैन नॉट जज कि A क्या होगा। इसके 6.0 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स B के दिए हुए हैं, तो B जो है वो हमें एक्चुअली 1 मोल दिया हुआ है, तो B इज बीइंग प्रोवाइडेड एज 1 मोल, B जो है वो 1 मोल दिया हुआ है, और जो C है वो 0.036 मोल दिया हुआ है, 0.036 मोल। तो इससे एक बात तो कंफर्म है, और फाइनली जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कितना बन रहा है, 4.8 ग्राम ऑफ कंपाउंड, 4.8 ग्राम हमें कंपाउंड का वेट मिल रहा है, और कंपाउंड एक्चुअली स्टीशियोमेट्री के हिसाब से 1 मोल बनना चाहिए, 1 मोल बनना चाहिए। तो अब क्या करें, अब स्टीशियोमेट्री के हिसाब से देखें कि ए, बी और सी के बराबर मोल्स दिए कि नहीं दिए, ए, बी और सी के बराबर मोल्स दिए कि नहीं दिए, इसकी हम तैयारी करते हैं। तो ए, बी, सी के हिसाब से हम देख लेते हैं यहां पर, तो C के 3 मोल, B के 2 मोल और A का 1 मोल चाहिए। C के 0.036 दिए और B के 1 मोल दिए। अब अगर B के 1 मोल हैं तो एक बात कंफर्म है कि C के एटलीस्ट 3/2 मोल होने चाहिए थे, क्योंकि 2 मोल को 3 चाहिए, तो 1 मोल को 3/2 चाहिए, तो एटलीस्ट 1.5 मोल होने चाहिए थे, तो 1.5 से भी कम है। मतलब B और C में तो कंफर्म हो गया कि B और C में C कम मात्रा में, तो C लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया। अब यह कंफर्म करना है कि A में भी है क्या, तो A का हमें मास दिया हुआ है, एटॉमिक मास ऑफ A और C आर 60 एंड 80 AMU रिस्पेक्टिवली, तो A का मास हमारे को 60 दे दिया, डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1/10 यानी कि 0.1 मोल, 0.1। इसका मतलब ये हो गया कि 0.1 मोल A का हमें दे रखा है। अब अगर C के A का मोल 1 है तो C के 3 मोल चाहिए, अगर A के 1 मोल है तो C के 3 चाहिए, तो अगर 0.1 मोल है इसके, तो इसके एटलीस्ट 0.3 चाहिए, बट ये तो 0.03 है, ये बहुत कम है। तो इसका मतलब एक चीज कंफर्म हो गई कि हमारा जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है, जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है या लिमिटिंग रिएजेंट है वो है C। तो हमारा जो लिमिटिंग रिएजेंट है या लिमिटिंग रिएक्टेंट है वो है हमारा कौन, C। तो यहां पर C हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया या C हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया। So this is C, which is considered to be your limiting reagent or limiting reactant. अब क्वेश्चन हम C के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे। तो अब C के रिस्पेक्ट में हम देखेंगे कि हमें A के कितने, B के कितने मोल्स चाहिए और A के कितने मोल्स चाहिए, उस हिसाब से हम पूरा मास निकालेंगे, एटॉमिक मास ऑफ B। तो C इज अवर लिमिटिंग रिएक्टेंट, तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि C जो है इज a limiting reactant, is a limiting reactant C is a limiting reactant। तो इससे हमें क्या चाहिए, C हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट है, तो इससे ही हमें सारे मोल्स चाहिए, तो A प्लस 2B प्लस 3C, या फिर हम एक काम करते हैं, एक टेबल बनाकर इसको फॉर्म कर लेते हैं। तो वी हैव दिस एज यहां हम A, यहां हम A के बारे में लिखेंगे, यहां हम B के बारे में लिखेंगे, यहां हम C के बारे में लिखेंगे, एंड देन वी राइट अबाउट A2 AB2 C3 के बारे में यहां पर। तो ये डिटेल्स हम लोग यहां पर लिखेंगे और यहां पर हम उनके
क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे। क्वांटिटी चाहे मोल्स हो चाहे मास हो, उसकी बात करेंगे। तो इसके मोल्स कितने हैं हमारे पास, सबसे पहले मोल्स निकाल लेते हैं। तो हमारे पास सी के सबसे कम मोल्स है जो कि 0.036 है। उसके मुकाबले में बी के कितने मोल्स चाहिए, उसके मुकाबले में बी के कितने मोल्स चाहिए, तो बी के मोल्स हम कंफर्म कर लेते हैं कि सी हमारे पास 0.036 है, तो बी को हमें चाहिए, क्योंकि सी के 3 मोल पे बी के 2 मोल लगते थे। 3 मोल सी के अगर लगते हैं तो 2 मोल फिर हमें बी के लगते थे, तो 1 मोल पर कितने लगेंगे, 2/3, और 0.036 मोल पर कितने लगेंगे, इंटू 0.036। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 हो जाएगा और ये 0.012 हो जाएगा, 0.012 हो जाएगा, और 0.012 विल बी इंटू 2, तो दिस विल बिकम 2 इंटू 0.012 विल बिकम 0.024। तो 2.024 इसके मोल्स हो जाएंगे, किसके, बी के। तो एटलीस्ट हमें बी के कितने मोल्स चाहिए, 3 मोल के लिए हमें 2 मोल चाहिए, तो 1 मोल के लिए 2/3 चाहिए, और इतने मोल्स के लिए हमें इतने मोल्स चाहिए, तो 2 इंटू 0.012, सो दिस कम्स आउट टू बी 0.024। 0.024 हमें इसके मोल्स चाहिए। तो बी के कितने मोल्स चाहिए हमें, 0.024। बी के हमें इतने मोल्स चाहिए 0.024, और ए के कितने मोल्स चाहिए, ए के कितने मोल्स हमें चाहिए, तो ए के मोल्स निकाल लेंगे इसी स्टीशियोमेट्री से। तो ए के कितने मोल्स चाहिए, अगर 3 मोल बी सी के लगते हैं तो 1 मोल ए का लगता है, राइट। तो अगर 1 मोल सी का लगेगा तो 1/3 मोल्स ए के लगेंगे, और सी के अगर 0.036 मोल लगेंगे तो 1/3 इंटू 0.036 मोल्स। तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, 0.012, ये ग्राम आ गया। ये किसके मास आ गया, ए का मास आ गया, जो सी के 0.036 मास के साथ रिएक्ट करेगा। और सारी चीजें सी के रिस्पेक्ट में क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि सी हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है, सी हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा, उसके हिसाब से ही हमारा ए और बी की मात्रा बनेगी। तो अब हमें यह पता चल गया भैया ए कितना बन रहा है, ठीक है। और अभी बी के बारे में बस पता करना है कि बी कितना रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि बी का मोलार मास तो क्वेश्चन में डायरेक्टली हमसे पूछा गया है, एटॉमिक मास पूछा गया है। मोल्स हमारे पास आ गए कि इसके मोल्स कितने रिएक्ट करेंगे, लेकिन हमें यह चीज देखनी है कि कितना मास रिएक्ट करेगा। तो ये 1 मोल हो गया, और इवन ये भी 1/3 मोल्स है, तो दिस इज मोल्स नॉट ग्राम, ठीक है। तो ये मोल्स आ गए, तो ये भी इसके मोल्स आ गए, ठीक है। और मोल्स आ गए तो अब ग्राम भी आ जाएगा, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो ये बेसिकली मोल्स आ गए, 0.12 मोल्स। अब सारी चीजों को एक टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं सो एज टू अवॉइड कंफ्यूजन ना हो। इसके लिए हम एक काम करते हैं, एक टेबल बनाते हैं। टेबल में देखेंगे पहले क्या क्या लिखेंगे, यहां एलिमेंट्स लिखेंगे, जो जो भी एलिमेंट्स थे, तो यहां पर बेसिकली उनकी अमाउंट क्वांटिटी लिखेंगे, प्रॉपर्टीज के हिसाब से क्वांटिटी कितनी है, किस किस की क्वांटिटी की बात करेंगे, ए की बात करेंगे, यहां बी की बात करेंगे, यहां सी की बात करेंगे, यहां A B2C3 की बात करेंगे। ये बातें यहां पर होंगी, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन निकाल लेते हैं मोल्स। तो सबसे पहले अपन निकाल लेते हैं मोल्स। तो मोल्स में ए के कितने मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं, एक्चुअली ए के कितने मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं, तो ए के मोल्स निकालने हैं हमने कितने, 0.012, क्योंकि इसके 0.012 मोल्स रिएक्ट करेंगे। बी के कितने मोल्स रिएक्ट करेंगे, बी के मोल्स हमने कैलकुलेट अभी तक ये यहां पर बी के मोल्स निकाले थे 0.024, तो ये 0.024 बी के मोल्स है जो रिएक्ट करेंगे। तो बी के मोल्स आ गए 0.024 एंड सी के मोल्स आ गए 0.036। ये सबसे कम इसके मोल्स है, तो ये हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट था। तो उसके मुकाबले बी के इतने मोल्स और ए के इतने मोल्स लगेंगे। Ab2C3 के कितने मोल्स बनेंगे, Ab2C3 के जितने मोल्स ये होते थे 3 मोल, तो उसका 1/3 बनता था, क्योंकि ये 1 मोल बनता था, तो इसके 1/3 बनेंगे, तो इसका 1/3 मोल बनेगा, ठीक है।
तो इसके 0.036 है, तो इसके भी 0.036 बाय 3 यानी कि 0.012 मोल्स बनेंगे। तो इसके भी बनेंगे 0.012 मोल्स। ठीक है, हमें AB2C3 की चिंता नहीं है, हमें तो ABC की चिंता है। अब कितना कितना मास AB का रिएक्ट कर रहे हैं, तो मास देख लेते हैं कितना कितना मास इनका रिएक्ट कर रहे हैं। तो मास रिएक्टेड, कितना कितना मास रिएक्ट कर रहे हैं, इसका 0.012 और एक में मोलार मास दिया हुआ है 60, तो मास रिएक्टेड कितना हो जाएगा 0.012 मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं और एक मोल का 60 मास है, तो 0.012 का कितना मास होगा उतना ही मास रिएक्ट करेगा। तो 0.012 इंटू 60, इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो वी हैव दिस है 0.012 इंटू 60, सो दैट कम्स आउट टू बी 0.72। तो इसका 0.72 ग्राम मास रिएक्ट कर रहा है। इसका हमें नहीं पता क्योंकि इसका हमको एटॉमिक मास नहीं पता, इसका हमको मास नहीं पता, तो इसको अननोन मास मान लेते हैं। तो इसको अननोन मास x मान लेते हैं, इसका हमें मास नहीं पता कितना रिएक्ट कर रहा है। C का हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि C का भी हमें मोल्स दिया हुआ है और मोलार मास दिया हुआ है। तो 0.036 मोल्स है और C का मोलार मास क्वेश्चन में दिया हुआ है 80 mu, मतलब एटॉमिक मास ही है, जो कि हम ग्राम में लिखेंगे तो मोलार मास हो जाएगा। तो 80 इंटू 0.36, 80 इंटू 0.036, सॉरी, सो दिस कम्स आउट टू बी 2.88 ग्राम। और जो प्रोडक्ट है उसका तो मास डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया हुआ था, कितना 4.8 ग्राम, तो प्रोडक्ट का मास सीधा दिया हुआ है 4.8 ग्राम। अब हमें पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का पालन किया जाता है। क्या किया जाता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का पालन किया जाता है, मतलब इसका मास प्लस इसका मास प्लस इसका मास विल बी इक्वल टू टोटल मास। इन तीनों का आपस में जो मास होगा उसका सम ये टोटल मास देगा, तो तीनों का मास अपन ऐड कर लेते। तो यहां पर क्या हो जाएगा, तीनों का मास ऐड हो जाएगा, कितना आ जाएगा 0 पॉइंट, तो मतलब A प्लस मास ऑफ A प्लस मास ऑफ B प्लस मास ऑफ C विल बी इक्वल टू मास ऑफ AB2C3। कितना कितना मास है, इसका 0.72 प्लस x प्लस 0 प्लस 2.88 इक्वल्स टू 4.8। तो 2.88 प्लस 72, 2.88 प्लस 72 विल बी 2.9 हो जाएगा, और 2.9 में 70 ऐड करेंगे 3.6 होगा। तो x प्लस दिस इंप्लाइज x प्लस 3.6 इक्वल टू 4.8, सो दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 4.8 माइनस 3.6, सो दैट कम्स आउट टू बी 1.2। तो जो x की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 1.2, मतलब इसका जो मास आ रहा है ये आ रहा है 1.2। हमें एटॉमिक मास निकालना है, गिवन मास अपॉन मोल्स कर लेंगे तो मोला एटॉमिक मास आ जाएगा, क्योंकि अगर आपको पता है मोल्स होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये मोल्स होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो यहां से अगर हमको मोलर मास निकालना है जो कि बाद में एटॉमिक मास दे देगा हमको, तो वो जाएगा गिवन मास अपॉन मोल्स, तो वो जाएगा गिवन मास अपॉन मोल्स। गिवन मास कितना है 1.2 और मोल्स कितने हैं यहां पर देखेंगे, B के मोल्स 0.024, तो 0.024, यहां से डेसिमल उचकाया तो 1000 बढ़ गया, यहां से उचकाया तो 10 बढ़ गया, यहां पर ये 1 और ये इंटू 2 24, तो ये हो गया 1000 बाय 20, 1000 बाय 20, तो we'll get this as 50. So the answer is atomic mass is 50. तो B का जो एटॉमिक मास है, इसका जो एटॉमिक मास है उसका आंसर हमारा आ रहा है 50। तो एटॉमिक मास इज 50 विच इज एटॉमिक मास ऑफ B 50 आ रहा है। तो करेक्ट आंसर इज एटॉमिक मास इज 50। एटॉमिक मास विल बी 50। तो एटॉमिक मास कितना आ गया भाई, यहां पर 50 आ गया, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
तो एटॉमिक मास 50, ऑप्शन डी बिल्कुल सटीक आंसर है हमारे पास यहां पर, क्योंकि 50 एएमयू आ रहा है। एटॉमिक मास की यूनिट होती है एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। मोलार मास बेसिकली ग्राम में आता है, बट जब उस ग्राम को आप एएमयू में वापस लिख लोगे तो इट विल बिकम एटॉमिक मास यूनिट। तो 50 एएमयू हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 14 इन ऑल फोर्थ क्वेश्चन का जेईई मेन ऑनलाइन 2015 का सवाल में। तो 50 AMU विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। 50 AMU एटॉमिक मास यूनिट। क्लियर हो गया ये वाला पार्ट? बिल्कुल। स्क्रीनशॉट लेंगे, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। स्क्रीनशॉट लेंगे भाई। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले पहले। ओके, तो क्लियर हो गया ये वाला पार्ट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, लॉजिकल क्वेश्चन था, काफी कुछ कंसेप्ट इसके पीछे छुपा हुआ था और 2015 ऑनलाइन सवाल में भी आया है, बट टाइम कंज्यूमिंग भी था। ये क्वेश्चन में टाइम लगा और डेलिबरेटली टाइम लगेगा, मतलब लगेगा इसमें टाइम, ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है कि अपन जल्दी कर लें उसको, इसी मेथड से होगा तो क्वेश्चन, ठीक है। चलो क्वेश्चन 15 पर चलते हैं। अब 15th क्वेश्चन क्या कहता है, एक बार 15th क्वेश्चन को यहां पर समझते हैं। 15th क्वेश्चन कह रहा है एट 300 Kelvin and 180 M 15 ml of a gaseous hydrocarbon requires 375 ml air containing 20% O2 by volume for combustion, ठीक है। एक गैसियस हाइड्रोकार्बन है जिसके बारे में कुछ बताया नहीं गया है, बस बोल दिया गया है कि उस हाइड्रोकार्बन को जलाने के लिए आपको 375 एयर लगती है जिसमें 20% O2 होता है। तो O2 से जलेगा तो अल्टीमेटली कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और वाटर मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये जो होना चाहिए ये कितना होना चाहिए, ये 375 ml एयर में मिलेगा, क्योंकि उसमें 20% O2 होगा जिससे ये जल जाएगा, 20% O2 होगा, ठीक है। आफ्टर कंबशन द गैसेस ऑक्यूपाई, आफ्टर कंबशन द गैसेस ऑक्यूपाई 345 ml। तो यहां पर जो गैस ऑक्यूपाई कर रही है वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है कितना, 345 ml, assuming that the water formed is in liquid form। ओके, जो वाटर फॉर्म्ड हो रहा है वो कितना हो रहा है, वो वाटर लिक्विड फॉर्म में फॉर्म हो रहा है, एंड द वॉल्यूम्स वर मेजर्ड एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। द फॉर्मूला ऑफ द हाइड्रोकार्बन इज, हमें फॉर्मूला बताना है हाइड्रोकार्बन का क्या होगा, ठीक है, देख लेते हैं। तो एक चीज कंफर्म है कि अगर ये जल रहा है 375 ml और 20% O2 में सेम प्रेशर और टेम्परेचर पे, और टेम्परेचर इतना इतना दे रखा है, तो पहले हम O2 निकाल लेते कि एक्चुअली O2 कितना है। तो 375, सो मास ऑफ O2, अच्छा दिस इज बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ O2, वॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर्ड फॉर कंबशन इज, required for combustion is equal to 375 का 20%, तो 375 इंटू 20/100, तो ये हो जाएगा 37.5 इंटू 2, 37.5 इंटू 2 इज 75 ml। तो ये 75 ml आपको ये चीज लगेगी, तो इसका मतलब 75 ml आपका ये O2 लगेगा जलाने के लिए। और एक बार रिएक्शन को हम देख लेते हैं, इसको अगर हम बैलेंस करने पर आए तो ये CX, ये X मोल्स हो जाएंगे, ये Y है तो ये Y/2 हो जाएगा, और ये X + Y/4 हो जाएगा, X + Y/4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके मोल्स आ गए, क्लियर हो गया। तो Y/2 और ये X + Y/4 हो जाएगा। अब इस इक्वेशन में आपको 75 ml जो है वो वाटर दे रखा है, ऑक्सीजन जो है वो कंबस्ट हो रहा है, और कंबशन के बाद 345 ml बच रहा है। 345 ml गैसियस का वॉल्यूम आ रहा है, जिसमें ये H2O जो है वो तो लिक्विड है, ये H2O तो लिक्विड है। तो इसका मतलब यह हुआ कि 375 ml जो वॉल्यूम था वो 375 वॉल्यूम में से 75 ml ऑक्सीजन गैस लग रहा है, और 75 ml ऑक्सीजन गैस लगने का मतलब ये कि हाइड्रोकार्बन से ये 5 गुना ज्यादा लग रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन का देखो वॉल्यूम कितना है 75 ml,
और हाइड्रोकार्बन उन्होंने दे दिया था गैसियस हाइड्रोकार्बन 15 ml, मतलब 5 गुना ज्यादा लग रहा है, और 5 गुना वॉल्यूम ज्यादा मतलब 5 गुना मोल्स भी ज्यादा होंगे भाई। मतलब ये जो अगर CxHy 1 मोल है, अगर जो CxHy अगर 1 मोल है तो ये 5 मोल है। फिर अब आपको वो रेशियो कहां मिलेगा कि ये 5O2 मिल जाए, तो अपन देख लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। तो CxHy से 5O2 मिलेगा तो अपने को पूरी रिएक्शन बैलेंस होगी। तो अब तुम देखो रिएक्शन क्या हो सकती है। CxHy 5 मोल O2 के साथ रिएक्ट करेगा, CO2 और H2O फॉर्म कर लेगा। ठीक है, अब इसको अपन बैलेंस करते हैं। देखो 5O2 यहां पर है, तो 5O2 के हिसाब से ये हाइड्रोकार्बन कुछ नहीं, सीधे तौर पर प्रोपेन होना चाहिए, क्योंकि देखो प्रोपेन में ये बैलेंसिंग आती है। स्टीशियोमेट्री में अपन ने कई बार ये रिएक्शन करी है, और ये ऑप्शन अप्रोचिंग मेथड से ही होगा। तो ये CO2 प्लस H2 हो जाएगा। अब देखो कार्बन कितने, 3, तो यहां पर 3 आ गया, हाइड्रोजन 8 है तो यहां 4 आ गया। अब देखो 3 दूनी 6 और 4 10, तो 5O2 आना चाहिए। तो 100% ये जो हाइड्रोकार्बन हो गया ये प्रोपेन हो गया। अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं। ये तो हमने हिट एंड ट्रायल मेथड किया, लेकिन अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई कैसे करेंगे, देखो मास ऑफ एयर लेफ्ट कितना हो गया, मास ऑफ एयर लेफ्ट कितना हो गया, तो 375 ml का टोटल एयर था, जिसमें से 75 ml आपने ऑक्सीजन में निकाल दिया 20%, ऑक्सीजन में निकाल दिया 20%। ठीक है, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है ये आपका गैसियस फॉर्म में बना है, और जो वाटर बना है वो लिक्विड फॉर्म में बना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका गैसियस फॉर्म में। अब यहां पर समझेंगे अपन, तो 375 में से 75 ml, ये 300 ml ये आपका बच गया, ये एयर बच गया, प्लस ऑक्सीजन का वॉल्यूम जितना भी होगा तो वो बच जाएगा। अब ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना होगा, 5 मोल ऑक्सीजन जब लगता था तो 3 मोल CO2 बनता था। 5 मोल जब ऑक्सीजन लगता था तो 3 मोल CO2 आपका बनता था। तो 5 मोल ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना है, 75 ml, और इसका 3 मोल का फिर कितना होगा। अगर 5 मोल का वॉल्यूम है 75 ml, 5 मोल का वॉल्यूम है 75 ml, तो वी हैव फॉर 3 मोल्स के लिए कितना वॉल्यूम होगा, 75 बाय 5 इंटू 3, दैट कम्स आउट टू बी 45 ml। तो 45 ml आपका किसका मास होगा, वॉल्यूम होगा कार्बन डाइऑक्साइड का। तो इसमें आपको 45 ml ऐड करना होगा, विच इज 345 ml। तो ये 345 ml आ गया किसका, वॉल्यूम ऑफ गैस लेफ्ट, वॉल्यूम ऑफ गैस लेफ्ट, जिसमें 345 ml वॉल्यूम आपका रह गया है। तो यहां पर 345 कहां से बना, 300 ml तो आपका एयर से बच गया, और 45 ml आपने यहां से निकाल लिया कीजिए, 3 मोल आपका CO2 बनेगा। तो 3 मोल CO2 का 45 ml, तो टोटल वॉल्यूम गैस का कितना आएगा, एयर से बचा हुआ और CO2 345 ml। तो यही वॉल्यूम आपका यहां पर बता भी रहा है कि 345 ml जो गैसेस ऑक्यूपाई करेंगी वो टोटल गैसेस, जिसमें से 300 ml एयर का और बचा हुआ 45 ml ऑक्सीजन का। तो यह बात बिल्कुल सही बैठ रही है इसी इक्वेशन से कि वो प्रोपेन था, क्योंकि ये 5 मोल की कहानी और 3 मोल से हिसाब से अपन ने प्रोपेन के लिए निकाला है। तो ये C3H8 है, और प्रोपेन से भी इवन निकाल सकते हो कि वहां से जो CO2 निकलेगा वो 45 निकलेगा। कैसे, क्योंकि 15 ml आपको बोल रहे हैं C3H8 नाम का हाइड्रोकार्बन जल रहा है। तो इसका मतलब एक 15 ml मतलब इसका 3 गुना, तो 3 गुना CO2 बनेगा, तो 3 गुना CO2 बनेगा, तो 3 इंटू 15 यानी कि 45 ml, 3 इंटू 15 यानी कि 45 ml CO2 बनेगा। तो CO2 यहां से भी 45 ml निकल रहा है। तो आप ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में निकालोगे तो भी CO2 45 ml, और प्रोपेन के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो तो भी 45 ml, मतलब 100% 45 ये C3H8 वेरीफाई हो रहा है। ऑप्शन और देख लेते हैं, बिल्कुल है ऑप्शन में हमारा C3H8, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, दैट इज C3H8। ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया, विच इज C3H8। क्लियर हो गया। तो ये अपन ने एक हिट एंड ट्रायल करा कि क्योंकि अपने को 5O2 पता थे, 5 गुना मोल थे ना, 5 गुना वॉल्यूम था, जिससे पता कर लिया कि 5 गुना मोल है, और 5 गुना मोल मतलब 5O2 C3H8 के बैलेंसिंग में आता था। फिर उसको वेरीफाई भी कर लिया कि अगर 15 ml है तो बैलेंसिंग इक्वेशन से 3 मोल CO2 बनने चाहिए।
मतलब अगर एक मोल C3H8 का है तो 3 मोल CO2 बनने चाहिए, तो फिर वॉल्यूम भी 3 गुना आना चाहिए। तो हमने फिर वेरीफाई करा क्या CO2 45 ml आ रहा है, क्योंकि 15 ml का 3 गुना 45 होता है। तो यहां से पता चल गया भैया 45 ml आ रहा है, O2 से भी 45 ml आ रहा है और C3H8 से भी 45 ml आ रहा है। ये दोनों बातें यहां पर वेरीफाई हो गई, ठीक है। यहां पर हमने दोनों को अलग अलग वेरीफाई करा है। क्लियर हो गया? इसका स्क्रीनशॉट लेंगे पहले इस पार्ट का, फिर इस पार्ट का। ओके, लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन नाउ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहां से जेईई मेन ऑफलाइन का 2017 का सवाल है, ऑफलाइन पेपर का 2017 का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? 1 gram of a carbonate M2CO3 on treatment with excess HCl produces 0.01186 mole of CO2. The molar mass of M2CO3 in ग्राम पर मोल इज। ठीक है, हमें एक रिएक्शन दी गई है M2CO3 जिसमें मेटल नहीं बताया कौन है, लेकिन इतना बताया कि ये एक्सेस ऑफ HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, मतलब HCl भरपूर मात्रा में है और इसका 1 ग्राम दे रखा है। ठीक है, एंड इट प्रोड्यूसेस CO2। तो पहले तो अपन रिएक्शन देख लेते हैं। बेसिकली मेटल कार्बोनेट्स है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। 10th क्लास में हमने रिएक्शन पढ़ी थी कि ये मेटल क्लोराइड बन जाएगा, मेटल क्लोराइड बन जाएगा प्लस H2O निकल जाएगा और प्लस CO2 फॉर्म कर लेगा, तो प्लस CO2 फॉर्म कर लेगा, तो एक MCl बन जाएगा प्लस H2O प्लस CO2 फॉर्म कर लेगा। अब इसमें ये कह रहे हैं जो CO2 है वो 0.01186 मोल्स है। बहुत बढ़िया, तो जो CO2 है वो है 0.01186 मोल्स, ये CO2 है इसमें। ठीक है, और जो कार्बोनेट है वो 1 ग्राम है। अब एक चीज तो कंफर्म है कि CO2 0.1186 मोल्स है, और अगर हम रिएक्शन को देखें तो इसमें CO2 कार्बन एक ही है, मतलब इसमें ये एक ही मोल होगा, क्योंकि CO2 जो बन रहा है वो हमारे पास एक के हिसाब से ही बन रहा है। तो रिएक्शन को अगर इवन हम बैलेंस भी करें, M2 और यहां से Cl को ले लें, तो यहां से अगर हम Cl 2 ले लें तो ये MCl2 हो जाएगा, M2Cl2 हो जाएगा, मतलब 2MCl हो जाएगा, 2MCl हो जाएगा। ये H एक O के साथ, 2H एक O के साथ जाएंगे, H2O बना लेंगे, एक O यहां बचेगा तो CO2 बन जाएगा। ये रिएक्शन हो गई बैलेंस्ड, ये रिएक्शन हो गई कंप्लीटली बैलेंस्ड। अब इसमें हमें क्लियर दिख रहा है कि 1 मोल M2CO3 के लिए 1 मोल CO2 बन रहा है। इसका मतलब जितने मोल्स M2CO3 के होंगे, हम ये नहीं कह रहे यहां एक ही मोल होगा, ये तो एक स्टीशियोमेट्री निकल रही है कि इसका 1 मोल इसका 1 मोल दे रहा है। अब हम कह रहे हैं जितने मोल्स M2CO3 के होंगे उतने मोल्स भी CO2 के भी होंगे, तो उतने मोल्स आपके कार्बन डाइऑक्साइड के भी होंगे। सो दिस इंप्लाइज मोल्स विल बी गिवन मास ऑफ CO2 जो कि 1 ग्राम है। मोलार मास हमें नहीं पता M2CO3 का, वही निकालना है। दिस इज फॉर M2CO3 विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ CO2, और CO2 के मोल्स हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली दे दिए 0.01186। So this implies molecular mass of M2CO3 will be equal to 1 by 0.01186. तो 1 divided by 0.01186 equals to what? 84.3 gram. So this will be 84.3 gram per mole because it's a molar mass, so it will become gram per mole. So the correct answer is 84.3 gram per mole. ऑप्शन में बिल्कुल गिवन है, तो as per the option D ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि 84.3 मोल D ऑप्शन में ही दिया हुआ है। So this is our correct answer. ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। समझ आया? सिंपल रिएक्शन लिखनी थी हमको, रिएक्शन को बैलेंस करने की कोशिश करनी थी। ऑल्दो हमें M नहीं पता है, बट स्टिल इट कैन बी बैलेंस्ड, और एक रेशियो सिंपल निकल सकता है कि M2CO3 के 1 मोल लगेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड भी 1 मोल बनेगा।
तो इसका 1 मोल, इसका 1 मोल। अब इसके मोल्स दिए थे कितने होंगे, तो जितने इसके मोल्स होंगे उतने M2CO3 के मोल्स होंगे। तो M2CO3 के मोल का फॉर्मूला लगा दिया, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास 1 ग्राम क्वेश्चन में दिया था पहले वर्ड में ही, पहली लाइन में, और मोलर मास निकालना था। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास इक्वल टू मोल्स ऑफ CO2। तो मोल्स ऑफ CO2 0.01186 थे, मोलर मास यहां से निकाल लिया। कंसेप्ट क्लियर हो गया कैसे किया इस क्वेश्चन को, स्क्रीनशॉट लेंगे। क्वेश्चन यहां पर 16 हमारा कंप्लीट हो गया है, 6 क्वेश्चन हो गए पार्ट 2 के। आगे क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, बट पहले इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं नाउ। 17th क्वेश्चन, जेईई मेन ऑफलाइन 2017 सेम पेपर का क्वेश्चन है। 17th क्वेश्चन क्या कहता है, द मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट बाय मास इन द बॉडी ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन एडल्ट आर। जो अबेंडेंट एलिमेंट्स है बाय मास एक ह्यूमन बॉडी के अंदर, एडल्ट ह्यूमन बॉडी के अंदर, वो क्या क्या है। ऑक्सीजन इज 61.4%, कार्बन इज 22.9%, हाइड्रोजन इज 10% एंड नाइट्रोजन इज 2.6%। ठीक है, क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। द वेट विच अ 75 kg पर्सन, 75 kg का जो एक एवरेज पर्सन का वेट है, वुड गेन, अच्छा कितना वेट वो गेन कर लेगा, कब, इफ ऑल 2H एटम्स आर रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोजन एटम्स। अच्छा 2H एटम्स मतलब एक्चुअली यहां पर जो H एटम्स लिए थे वो 2 मास वाले लिए थे। अब वो कह रहे हैं कि हम अगर H एटम्स वाले से रिप्लेस कर दें तो एक्चुअली 2H एटम्स से रिप्लेस करके H एटम्स मतलब 2H एटम्स आर रिप्लेस्ड बाय H एटम्स, H एटम से रिप्लेस हो जाएंगे तो उसका मास क्या हो जाएगा। ठीक है, चर्चा कर लेते हैं। तो पहले तो ये देख लेते हैं कि 75 kg में 2H एटम का वेट कितना होता है, क्योंकि हाइड्रोजन इज 10%, हाइड्रोजन इज 10%। तो यहां पर बात कर लेते हैं। सो मास ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ हाइड्रोजन in 75 kg healthy person, in 75 kg healthy person will be equal to 10% of 75 kg, क्योंकि 10% उन्होंने बोला है। So this will become 10 by 100 into 75, so that will become 7.5 kg। तो ये 7.5 kg का जो मास होगा वो आएगा उस H एटम से। अब वो कह रहे हैं कि इट विल बी रिप्लेस्ड बाय H एटम्स, मतलब जो 2H एटम्स थे अब वो H एटम से रिप्लेस कर दिए गए। तो H एटम से रिप्लेस कर दिए गए तो भैया मास डबल हो जाएगा। 7.5 kg जो मास आ रहा है उसका डबल हो जाएगा, क्योंकि 7.5 kg H एटम के उससे आ रहा था, मतलब जिसका बेसिकली मास 1 होगा, लेकिन अगर मास डबल कर दिया गया है तो हाइड्रोजन का कॉम्पोजिशन भी डबल हो जाएगा, मतलब उसमें फिर हाइड्रोजन का मास 15 kg आएगा, 7.5 का डबल। सो इफ हाइड्रोजन gets replaced, then mass of hydrogen in 75 kg will become, in 75 mass of hydrogen will become, कहना चाहिए 75 kg भी फिर बढ़ जाएगा, फिर 7.5 kg बढ़ जाएगा, तो will become 15 kg, डबल हो जाएगा बिल्कुल, 17.5 का दुगना यानी कि 7.5 का दुगना, तो कितना हो जाएगा 15 kg हो जाएगा, तो मतलब 7.5 kg बढ़ जाएगा। तो इस 75 kg का जो मनुष्य है उसका वजन 82.5 हो जाएगा। तो कितना वो गेन कर लेगा उन्होंने एग्जैक्टली ये पूछा है, तो गेन विल बी 7.5 kg। हाउ मच अ पर्सन वुड गेन, फाइनल वेट नहीं पूछा, हाउ मच अ पर्सन वुड गेन, द आंसर विल बी 7.5 kg। तो पर्सन का जो वेट गेन होगा वो 7.5 kg होगा। दिस विल बी द करेक्ट आंसर। कई लोग ऑप्शन सी को टिक कराएंगे, बोलेंगे 15 kg वेट बढ़ गया। 15 kg बढ़ा तो 7.5 है, 7.5 तो पहले से था, अब 7.5 का दुगना हो गया है, तो 15 kg हो गया, लेकिन जो इंक्रीमेंट हुआ है वो तो सिर्फ 7.5 kg का हुआ है। तो इसके हिसाब से ए ऑप्शन करेक्ट है।
क्योंकि 7.5 तो पहले भी आ रहा था जब H एटम था। जब 2H एटम से रिप्लेस हुआ तो फिर वहां पर 15 kg आ गया 7.5 की जगह, तो एडिशनली 7.5 और आ गया, तो टोटल वेट जो इंसान का 75 kg था वो 82.5 हुआ होगा। तो कितना वेट बढ़ गया उसका? 7.5 kg वेट बढ़ गया। ये आंसर करेक्ट है 17 क्वेश्चन का। स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, 18th क्वेश्चन पर। क्लियर हो गया? तो 17 क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है। लेट्स मूव टू द 18th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन देखते हैं यहां पर। 18th क्वेश्चन क्या कह रहा है? Excess of sodium hydroxide was added to 100 ml of FeCl3, resulting into a 2.4 gram of FeOH whole thrice. The molarity of FeCl3, it should be FeCl3 aqueous is, आपको मोलारिटी निकालनी है, ठीक है। एक काम करते हैं, पहले रिएक्शन करके देखते हैं, क्योंकि NaOH और FeCl3 मिल रहा है। ये कोई एसिड और बेस की रिएक्शन नहीं है कि हम रिजल्टेंट मोलारिटी निकाल लें। ये FeCl3 इज अ सॉल्ट, NaOH इज अ बेस, तो बेस और सॉल्ट की एक प्रॉपर रिएक्शन होगी, करके देख लेते हैं। तो वी हैव दिस एज NaOH प्लस FeCl3, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। यहां पर क्या होगा? Fe विल डिस्प्लेस Na एंड Na विल डिस्प्लेस Fe, तो FeOH होल थ्राइस बन जाएगा। सो दिस विल बिकम FeOH होल थ्राइस और दिस विल बिकम NaCl। सोडियम क्लोराइड के साथ जाएगा तो इट विल बिकम NaCl, तो सोडियम क्लोराइड के साथ जाएगा तो NaCl बन जाएगा। कैलकुलेट कर लेते हैं, ये 3 हो जाएंगे क्योंकि OH 3 है, Na भी 3 है, तो फिर ये 3 NaCl हो जाएगा और Fe 1 है, तो ये बैलेंस हो गई। सो दिस इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन। तो 3 NaOH प्लस FeCl3 गिव्स FeOH होल थ्राइस प्लस 3 NaCl। ये आपकी एक पूरी रिएक्शन आ गई एंड दिस इज अ कंप्लीट बैलेंस्ड इक्वेशन, कंप्लीट बैलेंस्ड इक्वेशन। अब इसमें देखते हैं कितना FeCl3 ऐड हुआ है। दिस इज 100 ml, ठीक है, और रिजल्टिंग में हमें 2.14 ग्राम 2.14 ग्राम FeOH होल थ्राइस मिला है, ठीक है। हमसे पूछा है मोलारिटी ऑफ FeCl3, तो हमें क्या करना है? यहां मोलारिटी निकालनी है FeCl3 की, और सोल्यूशन जो है वो 100 ml होगा, क्योंकि NaOH जो है एक्वस में 100 ml FeCl3 में डिसॉल्व किया, तो वॉल्यूम विल बी 100 ml। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम यहां पर मोल्स निकालते हैं FeOH होल थ्राइस के। क्यों? क्योंकि जितने मोल FeOH होल थ्राइस के होंगे उतने ही मोल FeCl3 के होंगे, क्योंकि इक्वेशन से क्लियर दिख रहा है इसके 1 मोल विल प्रोड्यूस इसके 1 मोल। हमें इसका वॉल्यूम तो पता है 100 ml FeCl3 का, लेकिन मोलारिटी के लिए सिर्फ वॉल्यूम से काम नहीं चलेगा, हमें मोलारिटी के लिए मोल्स भी पता होने चाहिए। और हम ये नहीं कह सकते कि 1 ही मोल है, 1 मोल तो तब होंगे जब ये 1 मोल बनता, ये 1 मोल नहीं बन रहा, ये तो इतने ग्राम बन रहा है। तो पता कर लेते हैं कि इसके कितने मोल बन रहे हैं। इसके मोल पता चल जाएंगे तो उतने मोल इसके भी आएंगे, क्योंकि दोनों के मोल सेम है, क्योंकि एज पर दी स्टीशियोमेट्री, एज पर दी बैलेंस्ड इक्वेशन, कह लो केमिकल स्टीशियोमेट्री से कह लो, एज पर दी बैलेंस्ड इक्वेशन वी कैन से मोल्स ऑफ किसके? FeCl3 विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ किसके? FeCl3 विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ FeOH होल थ्राइस। दोनों के मोल सेम है, तो एक काम करते हैं, पहले मोल्स ऑफ FeOH होल थ्राइस निकाल लेते हैं। तो मोल्स ऑफ FeOH होल थ्राइस विल बी इक्वल टू गिवन मास 2.14, मोलर मास निकाल लेते हैं। आयरन का होता है 56 और OH का होता है 17, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 17, 17 का 3 गुना 51, तो 56 प्लस 51 आ गया, ठीक है। तो 2.14 डिवाइडेड बाय 50 50 100 और 107, तो 107। डेसिमल उचकाया तो 2 जीरो नीचे बढ़ गए, ये 1 जा ये 2 जा, 2/100, तो मोल्स विल बी 2/100, 2/100 is 0.02 मोल्स, तो 0.02 मोल्स होंगे।
तो मतलब मोल्स ऑफ FeCl3, FeOH होल थ्राइस के मोल्स कितने 0.02, तो FeCl3 के भी मोल्स कितने हो गए 0.02। बस मोल्स निकल गया, वॉल्यूम निकल गया, तो अब क्या बचा, निकाल देते मोलारिटी। तो मोलारिटी इज इक्वल टू मोल्स 0.02 अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, तो लीटर में नहीं है लेकिन ml में, तो ऊपर 100 ml है ना, तो ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, इट विल बिकम 0.2 मोल्स पर लीटर, 0.2 moles per liter, that will be your molarity। तो 0.2 moles per liter आएंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। तो एज पर द ऑप्शन गिवन, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, दैट इज 0.2 moles per liter, दैट विल बी द मोलारिटी। तो ये आपकी मोलारिटी आएगी 0.2 moles per liter। दिस विल बी द करेक्ट आंसर, 0.2 मोलारिटी आपका आंसर आएगा। और ये बिल्कुल सिंपल रिएक्शन पर बेस्ड हो गया, सिंपल स्टीशियोमेट्री का क्वेश्चन था, बाद में मोलारिटी निकालनी थी, तो कहना चाहिए कि स्टीशियोमेट्री भी लग गई और कंसंट्रेशन टर्म भी लग गया, पूरी एप्लीकेशन लग गई मोल की। ठीक है, 2017 का ऑनलाइन एग्जाम का है, ये ऑफलाइन का नहीं है। पिछला वाला क्वेश्चन ऑफलाइन में था 2017 में, ये ऑनलाइन में है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर हम लोग 19th क्वेश्चन पे चलते हैं। स्क्रीनशॉट लेंगे एक बार इसका। नाउ अगले क्वेश्चन पर आते हैं भाई, जो कि होगा हमारा जेई मेन 2018 का सवाल, 19th क्वेश्चन। और इस सीरीज का वी हैव दिस एज, इस सीरीज का पर्टिकुलरली कहना चाहिए कि 9th क्वेश्चन, पार्ट 2 का 9th क्वेश्चन इस वीडियो का। ओवरऑल 19 क्वेश्चन, क्योंकि 10 क्वेश्चन ऑलरेडी हम पार्ट 1 में निपटा चुके हैं। तो जेई मेन 2018 का सवाल है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ मास परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, अच्छा ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं दिया है, CxHyOZ के फॉर्म में लिख दिया है, इज 6:1। अच्छा मास परसेंटेज दिया हुआ है, मास परसेंटेज जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है ऑफ किसका, ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज 6:1, तो 6:1 दिया हुआ है। इफ वन मॉलिक्यूल ऑफ द अबव कंपाउंड कंटेन्स हाफ एज मच एज ऑक्सीजन, आधे ऑक्सीजन है, रिक्वायर्ड टू बर्न वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड CxHy। अच्छा उसमें इसमें ऑक्सीजन आधे हैं उस ऑक्सीजन के मुकाबले जो CxHy के कंप्लीट कंबशन में लगता है, और कंप्लीट कंबशन CxHy का देता है CO2 और H2O। तो द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड विल बी, आपको बताना है इंपेरिकल फॉर्मूला कंपाउंड का कितना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले हम पता कर लेते हैं कि वहां कितना लगेगा CxHy के कंबशन में, उसका आधा इसमें लगेगा। तो CxHy का कंबशन करते हैं। तो अगर मान लो CxHy का मेरे को कंबशन करना है, अगर मेरे को कंबशन करना है तो इट विल प्रोड्यूस CO2 प्लस H2, इट विल प्रोड्यूस CO2 प्लस H2। इसके X है तो इसके X मोल्स हो गए, इसके Y है तो ये Y/2 हो गए, और ये हो गया X प्लस Y/4, तो ये हो गया X प्लस Y/4। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि वन मॉलिक्यूल ऑफ द अबव कंपाउंड CxHyOZ, ये वाले कंपाउंड में कंटेन्स हाफ एज मच एज ऑक्सीजन एज रिक्वायर्ड टू बर्न, मतलब इसमें जितने ऑक्सीजन लग रहे हैं उसके आधे इसमें लग रहे हैं। अब इसमें कितने लग रहे हैं Z, तो Z इसमें लग रहे हैं ऑक्सीजन, O एटम की बात कर रहे हैं, O2 की नहीं, O एटम, OZ लग रहे हैं, और इसमें कितने लगेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस Y/2। समझ में आया, क्योंकि उन्होंने O एटम की बात करी, ऑक्सीजन गैस की नहीं बात करी। Z जो है वो O के एटम है, तो यहां भी O के एटम होने चाहिए, तो O के एटम यहां पर होंगे, और इस वैल्यू का आधा लग रहे हैं भाई, आधा 1/2, तो Z में आधा लग रहा है, तो Z विल बी इक्वल टू 1/2 ऑफ दैट नंबर। तो फिर वहां पर Z की वैल्यू निकाल लेते, सिंप्लीफाई कर लेते मतलब Z को, तो ये हो जाएगा X प्लस Y/4, और सिंप्लीफाई कर लो, एलसीएम ले लो, तो 4 एलसीएम आ गया, तो दिस इंप्लाइज Z विल बी इक्वल टू 4 एलसीएम आ गया, 4x प्लस y, तो 4 एलसीएम आ गया और 4x प्लस y, तो Z की वैल्यू क्या आ गई, 4x प्लस Y/4। ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गया, 4x प्लस Y/4। ठीक है, अब हमारे पास Z आ गया X और Y में, X और Y हमारे पास आ गया इस तरीके से मास परसेंटेज में।
तो x की वैल्यू 1/2 है और y की वैल्यू 1 है, तो हम z की वैल्यू बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब हम z की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सो फॉर क्या, फॉर x इक्वल टू 1/2, y इक्वल टू 1, x 1/2, y इक्वल टू 1, लेट्स कैलकुलेट z विच इज 4x प्लस y बाय 4। यही आया हमारे पास z, 4x प्लस y बाय 4, 4x प्लस y बाय 4, यही आया। तो 4x प्लस y बाय 4, तो z इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ x इज 1/2 प्लस y इज 1 अपॉन 4, तो z विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा 4 और 2, 2 प्लस 1 बाय 4, तो z विल बी इक्वल टू 3/4। तो z की वैल्यू आ गई भाई 3/4। अब आपके पास कौन कौन है देख लें। x है 1/2, y है 1 और z है 3/4। अब कुछ नहीं करना आपको, सिंपल होल नंबर में लेकर आना है, क्योंकि ये मोल्स फ्रैक्शन में हो नहीं सकते, तो अपन होल नंबर में ले आते ताकि इंपेरिकल फॉर्मूला मिल जाए। तो इंटू 4 से इसको कर दो, तो ये 4 और 4 कैंसिल, तो z की वैल्यू 3 आ गई। ये भी फिर इंटू 4 होगा तो y की वैल्यू 4 आ गई, और 1/2 इंटू ये भी 4 होगा तो x की वैल्यू 2 आ गई। तो हमारे पास x 2 आ गया, y 4 आ गया, z 3 आ गया। फॉर्मूला बोलेंगे cx hy oz will be equal to c2 h4 o3। तो C2H4O3 will be our answer। तो C2H4O3 will be our answer। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा C2H4O3। ऑप्शन में देख लेते हैं। सो ऑप्शन में एक्चुअली डी ऑप्शन है, वो एक ब्लर है, वो थोड़ा सा दिख नहीं रहा, C2H4O3, तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। डी ऑप्शन हमारे पास यही था, C2H4O3, एंड दिस विल बी अवर करेक्ट आंसर। तो ये करेक्ट आंसर होगा डी, C2H4O3। क्लियर हो गया। तो सिंपल मोल्स के टर्म्स में हमारे आंसर थे, मतलब इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना था जिसमें ऑक्सीजन एटम्स को कंट्रीब्यूट करना था, और सिंपल स्टीशियोमेट्री से हमको सारी चीजें देखनी थी। ये इक्वेशन सर्वे सर्वा थी, ये स्टीशियोमेट्री से जो चीजें पता चलती है, ठीक है। तो ये स्टीशियोमेट्री से बहुत कुछ चीजें हमें यहां पर पता चल गई, ये स्टीशियोमेट्री से पता चल गई, ठीक है। तो ये स्टीशियोमेट्री से पता चल गया। सो वी हैव दिस एज C2H4O3, क्योंकि x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 4 है और z की 3 है। C2H4O3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। स्क्रीनशॉट ले लें। 19 क्वेश्चन इस सीरीज का, 9th क्वेश्चन, ओवरऑल 19 क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लेंगे। इस वाले पार्ट का भी ले लें भैया। जेईई मेन 2018 का सवाल है, क्योंकि ये जेईई मेन 2018 में पूछा था। अब चलते हैं आखिरी क्वेश्चन हमारे 20th क्वेश्चन पे, यानी कि इस पार्ट के सबसे लास्ट और 20th क्वेश्चन पे। तो 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां पर क्या कहता है 20वां क्वेश्चन, द रिकमेंडेड कंसेंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयन, जेईई मेन 2018 का सवाल है भी। द रिकमेंडेड कंसेंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयन इन ड्रिंकिंग वाटर इज अप टू 1 ppm। जो कहते हैं कि फ्लोराइड आयन का जो कंसेंट्रेशन होना चाहिए पीने के पानी में, वो 1 ppm होना चाहिए। एज फ्लोराइड आयन इज रिक्वायर्ड टू मेक टीथ इनेमल। फ्लोराइड आयन टीथ इनेमल प्रोड्यूस करने में, डेवलप करने में सहायक होते हैं, इसलिए 1 ppm होना चाहिए। और टू मेक टीथ इनेमल हार्डर बाय कन्वर्टिंग, अच्छा टू टीथ इनेमल को हार्ड करते हैं, माय मिस्टेक, दे डू नॉट प्रोड्यूस द टूथ इनेमल बट दे मेक हार्ड बाय कन्वर्टिंग कैल्शियम फॉस्फेट डॉट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 2। अब फ्लोराइड आयन होगा तो कैल्शियम फॉस्फेट में अगर आप रिएक्ट करवाओगे OH रिप्लेस हो जाएगा, क्योंकि ये OH बेसिकली बेसिक होता है, तो फ्लोराइड आयन इसको रिप्लेस करेगा, और 2 OH है तो 2 फ्लोराइड आयन रिएक्ट करेंगे। तो इसके साथ जो रिएक्शन होगी वो होगी किसकी, 2F माइनस की, और 2F माइनस की रिएक्शन होगी, तो यहां से क्या होगा, कैल्शियम फॉस्फेट 3Ca3। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो बेसिकली PO4 CaOH होल ट्वाइस की जगह F2 आ जाएगा, बस ये फ्लोराइड आयन होगा। और फ्लोराइड का जो भी पॉजिटिव होगा उसके साथ ये OH चला जाएगा, तो ये इसको कन्वर्ट कर देगा, इसमें कन्वर्ट कर देगा, तो इससे टूथ इनेमल हार्ड होंगे, ठीक है। तो टूथ इनेमल जो होंगे वो ये होते हैं बेसिकली, इट विल बिकम हार्ड, क्योंकि यहां हाइड्रोक्साइड विल रिप्लेस बाय फ्लोराइड आयन। सो इन दिस हाइड्रोक्साइड आयन विल replace the
fluoride ion. Fluoride will replaced by fluoride ion. Will replaced by fluoride ion. तो fluoride ion से क्या हो जाएगा? It will get replaced. तो hydroxide ion OH minus will be replaced by F minus fluoride ion. Fluoride ion से replace हो जाएगा. तो सही आंसर है कैल्शियम फॉस्फेट, ये वाला पार्ट, ठीक है ना, ये वाला पार्ट. तो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है. सी ऑप्शन. तो इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा? सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है. सो दिस इज अवर करेक्ट आंसर. सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है. क्लियर? तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन था. तो 20th क्वेश्चन 2018 का सवाल का ऑप्शन 3 बिल्कुल, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है. ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें. ओके, तो यहां पर हमारा पूरा पार्ट 2 कंप्लीट हो गया. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसमें मेनली हमने 2013, 14, 16, 17 और 18 के हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे जो सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री पे पूछे गए थे उन ईयर्स में. ठीक है, लेकिन सिलसिला यहीं खत्म नहीं होगा, सिलसिला अभी और चलेगा. पार्ट 3 भी हम लेकर आएंगे जिसमें और 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे जो कि पहले चैप्टर पर ही होंगे. तो उनकी और डिटेल में हम चर्चा करेंगे. बाकी इफ इन केस अगर आप YouTube पर कोई लेक्चर मिस आउट कर रहे हो या आपको YouTube पर एक प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है, एक ऑर्गेनाइज्ड प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है, तो सबसे बेहतर तरीका आप magnetbase.com आकर सारे लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं. magnetbase.com आकर. क्योंकि होगा क्या कि YouTube पर दिक्कत क्या होती है, जैसे आप YouTube पर कोई टॉपिक सर्च करते हो तो उस टॉपिक के वीडियोस तो मिल जाते हैं आपको, लेकिन आपको ये नहीं पता रहता कि उस टॉपिक के पहले और बाद में क्या पढ़ना है. बोले तो इंटरकनेक्टेड टॉपिक्स आपको नहीं समझ आते, और केमिस्ट्री में ज्यादातर टॉपिक्स इंटरकनेक्टेड होते हैं. मतलब हर टॉपिक का अपने आगे और पीछे वाले टॉपिक से कुछ लेना देना होता है, और जब वो कनेक्शन मिल जाता है, जब वो कनेक्टिविटी बन जाती है तो मोमेंटम फ्लो बनता है, पढ़ाई में इंटरेस्ट डेवलप होता है, मजा आती है पढ़ने में. तो वो अगर प्लेलिस्ट चाहते हो तुम एक ऑर्गेनाइज, तो सबसे बेहतर तरीका है magnetbase.com आओ. एंड प्लीज magnetbase.com पर सब कुछ फ्री है. मतलब ये नहीं कि मैं तुमको वेबसाइट पे बुला रहा हूं तो कोई सब्सक्रिप्शन बोल रहा हूं या कोई कोड बोल रहा हूं या कोई प्रीमियम पैकेज तुमको देना चाहता हूं, कुछ नहीं. मैग्नेटबेस की यही मोनोपोली है कि 100% फ्री एजुकेशन है, और IIT JEE और नीट का पूरा कोर्स आपको फ्री में मिल रहा है. करना क्या, IIT JEE सेक्शन में जाना है. magnetbase.com पर आपको सभी फैकल्टी के कोर्स मिलेंगे. फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के प्रॉपर कोर्स होंगे. मेरा केमिस्ट्री का कोर्स होगा. वॉच नाउ पे क्लिक करना है. जैसे ही वॉच नाउ पे जाओगे आपको पूरा टॉपिक वाइज लेक्चर वहां पर अरेंज होंगे. हर चैप्टर में कितने लेक्चर और हर लेक्चर कितने ड्यूरेशन का, प्रॉपर वो टाइमिंग, वो ड्यूरेशन भी आपको मिलेगा, सो दैट आप टाइम टेबल के हिसाब से तैयारी कर सको कि आज इतने घंटे ये लेक्चर देख लेते हैं, इतने मिनट ये लेक्चर पढ़ देते हैं. और इतना ही नहीं, DPPs, कोई नोट्स, सारी शीट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सब यहां पर डाउनलोड कर सकते हो आप. ये देखो PDF भी का भी लिंक दिया हुआ है और बिल्कुल फ्री डाउनलोड होगा आपका. यहाँ पर 100% फ्री एजुकेशन है. DPPs तो बिल्कुल फ्री है, और वो DPP पहले आपको सॉल्व करनी है. अगर आपसे नहीं बनती है तो फिर आपको वीडियो सोल्यूशन को रेफर करना है. तो ये सारी चीजें मैग्नेटबेस पर फ्री ऑफ कॉस्ट है, और कोई भी वीडियो क्लिक करोगे तो आपको एक बफर फ्री वीडियो HD क्वालिटी का यहाँ रन होगा, यहाँ प्ले होगा. कोई कोड नहीं मांगेगा, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं मांगेगा, बिल्कुल फ्रीली वो प्ले हो जाएगा. तो ये फायदा आपको मैग्नेटबेस पर. मैग्नेटबेस के मेन चैनल पर तो आप ऑलरेडी कनेक्टेड है, नहीं है तो सब्सक्राइब करें. बाकी मैग्नेटबेस IIT JEE नीट के चैनल पर आपको एक्सक्लूसिवली कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराई जाती है. यानी कि IIT की तैयारी तो चल ही रही है, जितने स्टूडेंट्स ने बायो स्ट्रीम लिए और नीट में अपीयर होने वाले हैं, तो नीट की भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के लेक्चर्स आपको एक्सक्लूसिवली मिल रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट. तो भैया जितने तुम्हारे दोस्त यार हों, जितने भी तुम्हारे रिलेटिव्स हों जो एक ऐसे चैनल की तलाश में हो जहां रेगुलर वीडियोस के दम पर वो सिलेक्शन कर पाए, सिलेक्शन अपना दे पाए, या जहां पर क्वालिटी कंटेंट दिया जाता है, ऐसे कोई चैनल की तलाश में है, तो चैनल को, इस चैनल को आप जरूर शेयर करें. इस चैनल का लिंक, मैग्नेटबेस IIT JEE और नीट के चैनल का लिंक उन तक पहुंचाएं, वीडियो का लिंक पहुंचाएं. पहले खुद भी सब्सक्राइब करें और दूसरों तक भी ये लिंक पहुंचाएं, और दूसरों को भी बताएं कि यहां पर आप फ्री एजुकेशन ले सकते हो. तो इसी तरीके से मैग्नेटबेस को अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें. स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड. थैंक यू.